हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टीचिंग कैंपस में। तो जैसा कि हम यहाँ पे सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमारा पेपर है हिंदी का, जो कि लैंग्वेज 1 का पार्ट है। और ये हमारा पीवाईपी 7 फरवरी 2026 को शिफ्ट 2 में आया हुआ था, ठीक है, जो कि पेपर 1 का पार्ट है, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, ठीक है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है, उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, जैसा कि अंकिता यहाँ पे 6 विभिन्न भाषाओं को समझ और बोल पा रही है। ठीक है, यहाँ पे 6 की बात करें तो ये एक से ज़्यादा भाषा समझ पा रही है और बोल पा रही है। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाषाविद, सेकंड है बहुभाषिक वक्ता, थर्ड है द्विभाषिक वक्ता, फोर्थ है एकल भाषिक वक्ता। तो जैसे यहाँ पे 6 भाषाओं की बात हो रही है, तो ये एक से ज़्यादा है, तो हमारे ऑप्शन सेकंड को देखकर ही पता चलता है कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन है बहुभाषिक वक्ता, जिसमें वो एक से ज़्यादा भाषाएँ बोल और समझ पा रही है। ठीक है, और भी ऑप्शंस की बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है भाषाविद। तो भाषाविद का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता हो। ठीक है, जो भाषाओं का अध्ययन करता हो, भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला। वहीं पे अगर हम द्विभाषिक वक्ता की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि ये सिर्फ 2 भाषाएं जानने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, अगर एकल भाषिक वक्ता की बात करें तो सिर्फ इसके नाम से ही लग रहा है कि ये सिर्फ एक भाषा को जानता होगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मानवशास्त्र, सेकंड है समाजशास्त्र, थर्ड है सामाजिक भाषिक, फोर्थ वन है सांस्कृतिक मनोविज्ञान। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। ठीक है, इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा। तो ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, जो कि हमारा है सामाजिक भाषिक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सामाजिक भाषिक की, तो इसका मतलब होता है कि भाषा और समाज को जोड़कर देखा जाना। यहाँ पे कोड मिश्रण है। कोड मिश्रण यानी कि 2 या 2 से अधिक भाषा कोड को आपस में मिश्रित करके, या कोड अंतरण करके बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में वो रुचि रख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सामाजिक भाषिक। अगर मानव शास्त्र की बात करें तो ये हमारा सिर्फ ये अध्ययन उसमें होता है मनुष्य से रिलेटेड, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकंड की बात करें समाज शास्त्र, तो ये समाज से रिलेटेड हो जाएगा कि समाज का अध्ययन करना, तो ये सही नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें सांस्कृतिक मनोविज्ञान, तो ये होता है संस्कृति और व्यवहार का अध्ययन, जो कि हमारा बिल्कुल नहीं सही है। तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये कहता है थर्ड कि इसमें कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है अर्थगत, सेकेंड ऑप्शन है कोश विषयक, थर्ड ऑप्शन है ध्वन्यात्मक, फोर्थ ऑप्शन है वाक्यगत। ठीक है, तो तुलनात्मक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि दो भाषाओं की तुलना करना। दो भाषाओं की जब तुलना करते हैं, तुलना करते समय ये देखा जाए या ध्यान दिया जाए कि ध्वनि कैसी बन रही है, ध्वनि कैसी है, और वाक्य कैसे बनते हैं,
और थर्ड होता है कि इन अगर ध्वनियों से वाक्य भी बन जा रहे तो उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हमारा ये ध्वनि, वाक्य और अर्थ, इनका मेजर रोल होता है। तो अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण की बात करें, इसमें ध्वनि और वाक्य और अर्थ का क्या रोल है, ये हमारा मेजर पार्ट है। ठीक है, अगर इसमें इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है। अगर हम इसका ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है अर्थगत, जो कि इसका भाग होता है। सेकंड की बात करें कोश विषयक, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है, यानी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। कोश विषयक का इसमें कोई रोल ही नहीं होता है। कोश विषयक मीन्स होता है कि डिक्शनरी टाइप का कुछ, तो ये यहाँ पे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और थर्ड की बात करें ध्वन्यात्मक, फोर्थ की बात करें वाक्यगत, तो ये हमारा अर्थ, वाक्य और ध्वनि, ये तीनों पार्ट होते हैं, जबकि कोश विषयक का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, वह किस विधि का अनुपालन कर रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही हो, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी डायरेक्ट अगर इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करें टीचर बच्चों से, तो बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर अध्यापिका या कोई अध्यापक हो, वो उनकी मातृभाषा में या जैसे हिंदी बोलकर उन्हें कोई बात समझा दे या उन्हें पढ़ाए, तो वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। तो यही चीज़ होता है कि अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, यानी बच्चों को उनकी भाषा में समझा के फिर पढ़ाती है। तो वह किस विधि का अनुपालन कर रही है, तो ये हमारा हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। जैसे कि अगर वो कोई सेंटेंस पढ़ा रही है, ही इज़ गोइंग, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो वो उसको हिंदी में कह के बता दी कि वह जा रहा है, तो बच्चे जल्दी समझ पाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा व्याकरण अनुवाद विधि हुआ, जो कि हमारा सही ऑप्शन है। अगर हम संरचनात्मक मौखिक विस्तृति की बात करें, तो ये भाषा की संरचना पर ध्यान देता है, जो कि ये इस विधि का पालन नहीं कर रही है। अगर प्रत्यक्ष की बात करें, तो जैसे वो इंग्लिश सिखा रही है, तो वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही बात करें, जिससे बच्चे सही से नहीं सीख पाएंगे। और यहाँ पे ऐसा कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मातृभाषा का वो प्रयोग कर रही है अध्यापिका। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड भी नहीं होगा। श्रव्य भाषिक की बात करें, तो इसमें होता है कि किसी भी बात को सुनकर और फिर उन्हें दोहराओ, फिर उसे समझो, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल नहीं हैं जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें कि संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता की वो बात कर रहा है, तो इसके ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमारा है प्रक्रिया लेखन, टिप्पणी लेना, टिप्पणी बनाना और सारांशीकरण, जैसा कि हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगर और भी ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन में संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें वो सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सारांशीकरण सही आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि किसी बड़े विषय को छोटा करके लिखना, यानी कि उसका सारांश लिखना। जैसे कोई टीचर 5-10 पेज की कहानी बता रहा है या कुछ बच्चों को सिखा रहा है कहानी के थ्रू, तो उसका वो सारांश 5 लाइन में ही बता दे, जिससे बच्चे को समझ में आ जाए कि टीचर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, वो हमारा होता है सारांश। ठीक, अगर पहले ऑप्शन की बात करें प्रक्रिया लेखन की, तो ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप जितने भी उसमें प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में लिखना, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड की बात करें टिप्पणी लेना, नोट लेना, यानी कि, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है।
टिप्पणी बनाना, नोट बनाना, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। तो हमारा सारांशीकरण सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस भाषा से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शब्दों का चयन। ऑप्शन सेकंड, वाणी की शैली। ऑप्शन थर्ड, मुखरता या सवाक। ऑप्शन नंबर 4, वाणी की गति। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुखरता। अब मुखरता की बात करें, ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात साफ, स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलता है, आत्मविश्वास से बोलता है, तो वो होता है हमारा मुखरता या सवाक, जो कि उसकी वाणी को या उसकी बोली को बहुत प्रभावशाली बनाती है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है, तो मुखरता सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, शब्दों का चयन, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। वाणी की शैली, ये भी सही नहीं है। वाणी की गति, धीमी, तेज, वो बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है तो उसको तरीके सही से नहीं समझ पाएंगे, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस तरह से कक्षा में सरलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट से जब भी और जहाँ भी चाहे आ जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, इससे अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इससे बच्चों को अस्थायी मित्र समूहों का गठन करने से बचाया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्यों सही होगा, क्योंकि ये बात कह रहा है कक्षा में सरलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियाँ करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो वो बच्चों को ज़्यादा एक्टिव रखने पे बात करता है कि बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाए जिससे वो एक्टिव रहें, पैसिव होके वो चीज़ों को ना सीखे या रटे नहीं किसी भी बात को। तो अगर हम यहाँ पे उनसे समूह में कोई कार्य करवा रहे हैं, फिर आज जैसे कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं जिसमें वो ग्रुप में डिवाइड होके अच्छे से अपना उस कार्य को करेंगे, तो अच्छे से सीख पाएंगे। फिर अगर जोड़ी में बात करें, अगर अगले दिन हम उनसे जोड़ी में बनवा के उनसे कोई काम करवाए या कोई एक्टिविटी करवाएं, तो उससे जल्दी सीखेंगे। फिर समग्र कक्षा विधि की बात करें, फिर मान लीजिए अगले दिन उसके पूरी कक्षा में ऐसी कोई एक्टिविटी करवा दें जिसमें पूरी क्लास उसमें इंक्लूड हो, वो फिर उस चीज़ को या उस बात को अच्छे से सीख सकेंगे। ठीक है, तो हमारा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जो कि बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की बात करता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन की बात करें, इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट से जब भी और जहाँ भी चाहे आ जा सकते हैं। तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इससे बच्चे मनमर्जी से फिर यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। थर्ड की बात करें, इससे अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन सिर्फ समानता का ही भाव सुनिश्चित करना सही नहीं है, बच्चों को एक्टिव भी रखना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फोर्थ की बात करें, इससे बच्चों को अस्थायी मित्र समूहों का गठन करने से बचाया जा सकता है। तो हमें उन्हें बचाना नहीं है, उन्हें एक साथ एक्टिविटी करवानी है और उन्हें पढ़ाना लिखाना है। ठीक है, जिससे वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके और पढ़ सके, लिख सकें। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विराम चिन्हों के प्रयोग पर, सेकंड ऑप्शन है प्रवाह के साथ पठन पर, थर्ड ऑप्शन है समझ के साथ पठन पर, और फोर्थ ऑप्शन है वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करने पर। तो जैसा कि यहाँ पे बात कर रहा है कि एक प्राइमरी स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि
बच्चा कोई भी चीज़ पढ़ रहा है उसको समझ के साथ पढ़े, समझ के साथ पठन पर। ठीक है, अब बच्चा कुछ भी पढ़ रहा है, उस चीज़ की उसको समझ ही नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, अगर और भी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे विराम चिन्हों के प्रयोग पर, तो सिर्फ विराम चिन्हों को वो समझ समझ के पढ़ रहा है तो, या फिर उसका प्रयोग कर रहा है, तो ये अधूरी नॉलेज हो जाएगी उसकी। प्रवाह के साथ पठन पर वो गलत ही पढ़े, कुछ भी पढ़े, बहुत तेज़ तेज़ पढ़े, तो ये भी सही नहीं है। वो अच्छे से समझकर चीज़ों को धीरे धीरे ही पढ़े, वो अच्छी बात है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करने पर, हाँ ठीक है, वो पहचान कर ले, लेकिन वो पहचान करके ही चीज़ों को समझ पाएगा ना। तो वो जो सिर्फ पहचान करना ही उसका मेन उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पे पठन कौशल की बात हो रही है, तो वो समझ के साथ चीज़ों को पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली संप्रेषण निश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना। सेकंड ऑप्शन है मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना। थर्ड ऑप्शन है पहले दूसरों की बात सुनना। फिर फोर्थ ऑप्शन है नियमित अंतराल पर दूसरों को हस्तक्षेप करते रहना। तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक प्रभावशाली संप्रेषण तभी हो पाएगा किसी से भी जब हम पहले सामने वाले की बात को सुने या पहले दूसरों की बात को सुने। एक अच्छा वक्ता बनने से पहले हमें एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। ठीक है, वक्ता बनने से पहले एक श्रोता होना चाहिए अच्छा, तभी हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और भी अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो सिर्फ बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना, तो ये सही नहीं है कि लगातार बोलते ही जाएं। ठीक है, भले ही सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। सेकंड ऑप्शन है मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना, तो ये भी नहीं सही है। फोर्थ ऑप्शन है नियमित अंतराल पर दूसरों को हस्तक्षेप करते रहना, तो ये भी सही नहीं है कि बीच बीच में टोक रहे हैं उसे, ये सभी गलत आदतें हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। सेकेंड ऑप्शन है नियमों को कंठस्थ करने की योग्यता में वृद्धि करना। यहाँ पे कंठस्थ आगे यानी रटने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन कभी नहीं सही होगा, ये गलत रहेगा। थर्ड ऑप्शन है अध्ययन में रुचि विकसित करना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है अपने विचारों की मौलिकता में वृद्धि करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। जिसका मतलब होता है कि बच्चा कोई अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा है या कोई भी व्याकरण सीख रहा है, तो उसमें सबसे पहले बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वह सही बोल पाए, वो सही तरीके से बोल पाए और उसको लिख पाए और अपने विचारों को स्पष्ट कर पाए, विचारों को सही तरीके से स्पष्ट कर पाए और उसे बता पाए। ठीक है, तो हमारा ये मेन उद्देश्य होता है कि बच्चा व्याकरण सीख रहा है तो उसे सही बोले, लिख पाए और विचारों को स्पष्ट कर पाए, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, इसलिए हमारा ये सही ऑप्शन है। सेकंड की बात करें तो नियमों को कंठस्थ करने की योग्यता में वृद्धि करना, जो कि रटने की बात कर रहा है, ये हमारा सबसे पहले ही गलत हो जाएगा। अध्ययन में रुचि विकसित करना, सिर्फ रुचि बढ़ाना ही हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है अपने विचारों की मौलिकता में वृद्धि करना, तो सिर्फ मौलिकता बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है धार्मिक मत, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक मुद्दे, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय थीम।
तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कहता है व्यक्तिगत जीवन के बारे में। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में मतलब छोटे बच्चे अपने बारे में और अपने बारे में अच्छी तरीके से वो लिख सके और बता सके। ठीक है, जैसे कि वो स्कूल आ रहे हैं तो अपने स्कूल के बारे में बता सके, अपने परिवार के बारे में बता सके, अपने दोस्तों मित्रों के साथ रहते हैं उनके बारे में बता सके, उनका जन्मदिन कब है, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, वो सब भी डिस्कस कर सके। तो वो होता है उनका अपना व्यक्तिगत जीवन। ठीक है, धार्मिक मत की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल भी सही नहीं होता, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देना सही नहीं है। सामाजिक मुद्दे तो छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा कठिन होता है। और राष्ट्रीय थीम की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर भी ये चीज़ें कठिन होती हैं छोटे बच्चों के लिए समझ पाना, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो हमारा ऑप्शन है निदानात्मक आकलन, सेकंड ऑप्शन है योगात्मक आकलन, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मक आकलन और फोर्थ ऑप्शन है सहपाठी आकलन। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है निदानात्मक आकलन। अगर हम आकलन की बात करें तो एक होता है हमारा निदानात्मक आकलन और एक होता है हमारा उपचारात्मक आकलन। ठीक, निदानात्मक आकलन की बात करें तो एक एग्जाम्पल की तरह लें तो जैसे कोई एक बीमार आदमी है, कोई बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे तुरंत दवा तो दे नहीं देता ना, या फिर तुरंत उसको इंजेक्शन तो लगाने नहीं लग जाता। पहले डॉक्टर उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछता है कि उसको क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या दिक्कत हो रही, क्या समस्याएँ हैं। फिर वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है, फिर उसका वो निदान करता है, वो हमारा होता है निदानात्मक आकलन। फिर निदान करने के बाद उसे वो जो दवा देता है वो हमारा होता है उपचारात्मक आकलन, या वो डॉक्टर जो उस बीमार व्यक्ति को जो उपचार देगा वो हमारा उपचारात्मक आकलन होता है। उसी तरह अगर हम शिक्षार्थी और शिक्षक की बात करें तो शिक्षार्थियों, क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। यानी डॉक्टर यहाँ पे शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसकी पहचान करना चाह रहा है। तो उस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो इसलिए हमारा निदानात्मक आकलन सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक निदानात्मक आकलन कर रहा है शिक्षार्थियों का। ठीक है, और अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें जैसे योगात्मक आकलन, तो ये हमारा जैसे कि एग्ज़ाम होता है तो एक हाफ ईयरली करके ऐसे एग्ज़ाम्स कई तरीके से होते हैं। तो हमारा लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा होता है योगात्मक आकलन, सबसे लास्ट में। रचनात्मक आकलन की बात करें तो डे टू डे जैसे टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट, तो ये हमारा रचनात्मक आकलन होता है। सहपाठी आकलन की बात करें तो विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थियों का ही जो मूल्यांकन किया जाता है वो हमारा सहपाठी आकलन होता है। तो जैसे यहाँ पे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान के लिए वो आकलन कर रहा है, तो ये हमारा निदानात्मक आकलन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षेत्र यानी डोमेन, सेकेंड ऑप्शन है भाषा स्वीकृति इच्छा, थर्ड ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण, फोर्थ ऑप्शन है भाषा अनुकूलन पद। जैसा कि हमें पता है कि चॉम्स्की ने एलईडी की एक संकल्पना दी थी, एक एलईडी के बारे में उन्होंने बताया था, जो कि एक डिवाइस होती है, वो बच्चों के माइंड में होती है एलईडी, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसका हिंदी मतलब होता है भाषा अर्जन उपकरण। जैसा कि चॉम्स्की ने बताया कि बच्चा जो होता है जन्म से ही भाषा सीखने की एक विशेष क्षमता को लेकर पैदा होता है। ठीक है,
इसे उन्होंने एलईडी का नाम दिया था। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो भाषा अर्जन क्षेत्र, ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है भाषा स्वीकृति कक्षा, ये भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करें भाषा अर्जन उपकरण, जो कि चॉम्स्की ने बताया था, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है ध्वनि मूलक, ऑप्शन सेकेंड है आकृति मूलक, थर्ड ऑप्शन है वाक्य विन्यास, फोर्थ ऑप्शन है अर्थ विन्यास। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वनि मूलक। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ध्वनि मूलक। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की बात करें आकृति मूलक, तो ये अर्थ के आधार पर ली जाती है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है वाक्य विन्यास, जो कि वाक्य बनाने के नियमों पर आधारित होती है, तो ये सही नहीं है। अर्थ तत्व, ये शब्द और वाक्यों के अर्थ के अध्ययन से रिलेटेड है, हमारा ये भी सही नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं। मतलब 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं, ये ध्वनियाँ किसका उदाहरण है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बबलाना, ऑप्शन नंबर सेकंड चीखना चिल्लाना, ऑप्शन नंबर 4 कूजन, ऑप्शन नंबर थर्ड एक शब्दीय कथन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, जो कि है कूजन। अगर हम इसकी बात करें तो जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, महीने का बच्चा होता है, तो वो कुछ कुछ आवाज़ें निकालने लगता है, जैसे कू गू आ ऊ, तो ये हमारा कूजन होता है। ठीक है, ये 2 से 3 महीने में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 से 3 माह के बच्चे की बात कही गई है। ठीक है, अगर हम बबलाना की बात करें तो ये 6 महीने के आसपास का बच्चा करता है, 6 महीने के आसपास। ठीक है, जैसे बाबा मामा। ठीक है, उसी तरह अगर सेकंड की बात करें चीखना चिल्लाना, ये तो जब रोता है तो उसमें चीखता चिल्लाता है, ये हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थर्ड ऑप्शन की बात करें एक शब्दी कथन, तो ये जब वो 1 वर्ष की अवस्था में हो जाता है या 1 साल का हो जाता है तब वो बोलने लगता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन कूजन सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 106 से 111 तक पद्यांश है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है जिसको कि पढ़ के नीचे 1 नंबर 106 से 111 तक इस पर आधारित ही क्वेश्चन होगा जिसका हमें आंसर करना होगा। ठीक है, तो हम पहले इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं कि पद्यांश दिया क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था, एक ऐसा अकेलापन एक तनाव, रोने की भी इच्छा हुई लेकिन रुलाई फूटी नहीं, और किस तरह रात आ रही थी, उतनी ऊंची लहरों में कहीं दिख नहीं रही थी, मेरी कमीज के सिवा देर तक टिकना मुश्किल था, मुंबई के भीतर लौट। ठीक है, ये हमारा पद्यांश दिया हुआ है। अब इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कवि मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है। तो ऑप्शन है हमारा डरावने अंधेरे के कारण, सेकंड ऑप्शन है अकेलेपन और तनाव के कारण, थर्ड ऑप्शन है ठंड लगने के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है ऊंची अशांत लहरों के कारण। तो अगर हम ऊपर पद्यांश में देखें तो ये कह रहा है कि मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है, तो ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एक ऐसा अकेलापन और तनाव के कारण, जो कि हमारे ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा।
ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के मन का भाव नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है रुदन करना, रुकना, मुश्किल लगना, चिंता, अकेलापन। तो यहाँ पे हम देखिए कि उसमें रुदन इच्छा भी है और रुकना मुश्किल भी लग रहा है उसे, वो अकेलेपन को भी फील कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा चिंता सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि देर तक वहाँ टिकना में देर तक क्या है। पूछ रहा है कि देर तक वहाँ टिकना सेंटेंस है, इसमें देर तक क्या है। तो ऑप्शंस देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि हमारा सही ऑप्शन है देर तक, जो कि हमें समय के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो ये स्थान से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो स्थान के बारे में विशेषता बताए। तो हमारा स्थानवाचक, रीतिवाचक भी जहाँ रीतियाँ हो, परिमाण मतलब जहाँ परिमाण की विशेषता हो तो वहाँ परिमाणवाचक हो जाएगा। यहाँ पे देर तक एक समय की विशेषता बता रहा है तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रुलाई फूटना का आशय है। ठीक है, तो हमारा रुलाई फूटना होता है, ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है फुट फुट कर रोना, सेकेंड ऑप्शन है रोना आना, थर्ड ऑप्शन है किसी को रोने के लिए मजबूर करना, फोर्थ ऑप्शन है रोना समाप्त होना। तो रुलाई फूटना का आशय होता है रोना आना, मतलब रोने लगना, अचानक रोने की तीव्र इच्छा होना या रोना शुरू हो जाना। ठीक है, फूट फूट कर रोना का मतलब होता है कि इसका अलग ही अर्थ हो जाएगा, रुलाई फूटने से ही इसका अलग अर्थ हो जाएगा, बहुत तेज़ तेज़ से कोई वो रोए तो। और किसी को रोने के लिए मजबूर करना तो ये भी सही नहीं है हमारा ऑप्शन। रोना समाप्त होना ये भी सही नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रोना आना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रात कहाँ दिख रही थी। ठीक है, तो अगर हम ऊपर पद्यांश जो लिखा हुआ है उसमें उसको पढ़े तो यहाँ हमें दिख रहा है कि और किस तरह रात आ रही थी उतनी ऊंची लहरों में, कहीं दिख नहीं रही थी मेरे कमीज के सिवा। तो यहाँ पे पूछ रहा है रात कहाँ दिख रही थी। तो ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन है कवि की कमीज में, सेकंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है ऊंची लहरों में, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र के आसपास। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊंची लहरों में रात दिख रही थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कवि कहाँ खड़ा था। ठीक है, ऑप्शंस देखिए तो हमारा ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सेकंड ऑप्शन है समुद्र की लहरों में, थर्ड ऑप्शन है उड़ते समुद्र के पास, फोर्थ ऑप्शन है लहरों के बीच में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ते समुद्र के पास। ठीक है, तो ये हमारा पद्यांश कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर प्रश्न संख्या 112 से 120 के उपयुक्त सभी उत्तर वाले विकल्प यहाँ से हमें चुनने होंगे। ठीक है, तो एक बार हम ये गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। हमारा गद्यांश है, विद्यालय के लिए एक प्रचलित शब्द है पाठशाला और दूसरा प्रचलित शब्द है विद्याशाला। ठीक है, दोनों शब्दों का स्थान लगभग सभी प्रदेशों में स्कूल ने ही ले लिया है। स्कूल की अवधारणा में यह निहित था कि स्कूल का एक अहाता होता है और उसकी एक कच्ची पक्की इमारत होती है। यह अलग बात है कि यह इमारत बालकों के निवास से बहुत दूर है कि करीब, इसकी ओर ध्यान देना सरकारी व्यवस्था में कतई जरूरी नहीं समझा गया था। मौसम चाहे कैसा भी हो, बच्चे बस्ता लेकर दूर दूर तक पैदल चलते आज भी देखे जा सकते हैं। उनके कंधों पर लटके बस्ते खुद ही बोल जाते हैं कि वे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, स्कूलों से कॉलेज हो गए और कॉलेजों से विश्वविद्यालय हो गए और दूसरी कई बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हो गई। यह विश्वास दिन ब दिन हम सबके मन में जड़ होता गया है कि शिक्षण संस्थाएं अथवा पाठशालाएं ही विद्या पाने के स्थान हैं।
ऐसी स्थिति में हम भूल गए हैं कि शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था लोकशाला है। ठीक है, हम यह बुनियादी बात भूल गए हैं कि लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। लोक में लोक के जीवनानुभव भी समाहित हैं और लोक मेधा एवं लोक मनीषा की सदियों पुरानी ख्याति भी समाहित हैं। लोक शिल्प और लोक के हाथ का हुनर या कौशल भी इसमें समाहित है। आज भी शायद ही ऐसी कोई शाला हो जो सुनार का काम सिखाती हो या मोची की तरह जूते बनाना सिखाती हो। अच्छा ठीक है, तो इसमें मिला जुला के लेखक ये कहना चाह रहा है कि लोग मानते हैं कि शिक्षा केवल स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में ही मिलती है। ठीक है, लेकिन जबकि वास्तव में यह सबसे बड़ी शिक्षा जो होती है वह लोकशाला यानी कि समाज और लोक जीवन से हमें मिलती है। वहाँ अनुभव, कला, शिल्प और जीवन कौशल के बारे में हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें इस गद्यांश को पढ़ के समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है। तो ऑप्शंस को देखें। फर्स्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय, सेकंड ऑप्शन है कॉलेज, थर्ड ऑप्शन है लोकशाला, फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय। तो अभी हम गद्यांश को पढ़े तो इसमें हमें पता चला था कि शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था क्या है, हमारी लोकशाला। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि लोक कला में हम नहीं सीख सकते हैं। तो ऑप्शंस को देखें। लोक शिल्प, सेकंड है पुस्तक वाचन, थर्ड है हाथ का हुनर, फोर्थ ऑप्शन है सुनार कर्म। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक वाचन, जो कि हम विद्यालय या स्कूलों में सीखते हैं। लोकशाला में इसे हम नहीं सीख सकते। अगले क्वेश्चन पर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत दूर है वाक्य में दूर क्या है ना। तो इसमें बहुत दूर एक लिखा हुआ है वाक्य, उसमें बताना है कि इसमें दूर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, थर्ड ऑप्शन है क्रिया विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है संज्ञा। तो यहाँ पे अगर हम दूर की बात करें तो ये क्रिया की स्थिति को बता रहा है, जो कि हमारा है क्रिया विशेषण, इसका सही ऑप्शन, यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, यानी कि बहुत दूर है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया विशेषण, सेकंड ऑप्शन है संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है क्रियाकार, फोर्थ ऑप्शन है विशेषण। अगर कच्ची पक्की इमारत की बात करें तो ये कच्ची पक्की इमारत किसी नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में बता रहा है। संज्ञा हमारे यहाँ पे इमारत है और इसकी विशेषता बता रहा है ये कि वो कच्चा पक्का है। तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण, जो कि विशेषण होता है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बात भूल गए हैं। ऑप्शंस देखें तो पाठशालाएं विद्या पाने का स्थान है, सेकंड ऑप्शन है लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, थर्ड ऑप्शन है हमारे देश में अनेक महाविद्यालय हैं, फोर्थ ऑप्शन है पाठशाला को विद्याशाला कहा जाता है। तो गद्यांश में हम पढ़े थे कि लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, जो कि हम इसकी बुनियादी बात को भूल गए हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले तो ये कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लोकशाला के लोक में लोक मेधा शामिल है, सेकंड ऑप्शन है स्कूल की अवधारणा में अहाता होता है, थर्ड ऑप्शन है लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है बस्ते बोलते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं ये सही नहीं है। लोकशाला में बच्चा लोगों से, समाज से सीखता है। ठीक है, उसमें कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द हैं, भिन्न शब्द को चुनना है। तो हमारा ऑप्शन है पाठशाला, विद्याशाला, विद्यालय, लोकशाला। तो हमारे यहाँ पे लोकशाला सही ऑप्शन हो जाएगा।
जिसका मतलब होता है कि लोकशाला का अर्थ होता है कि समाज व लोक जीवन से सीखने का स्थान। ठीक है। अगर वहीं पाठशाला, विद्याशाला, विद्यालय की बात करें तो यहाँ पे एक फिक्स बिल्डिंग होती है, वहाँ पे फिक्स टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, वो हमें सही गलत का पाठ पढ़ाती हैं, वो हमें शिक्षा देती हैं। जबकि लोकशाला जो होता है वो समाज व लोक जीवन से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम वहाँ पे सीखते हैं समाज में रह के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया। पहला ऑप्शन है बस्ते का बोझ कम करना, दूसरा ऑप्शन है घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना, थर्ड ऑप्शन है स्कूल में अहाता बनवाना, चौथा ऑप्शन है स्कूल की इमारत बनवाना। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है। अगले क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो कह रहा है कि लोकशाला में समाहित नहीं है। पहला ऑप्शन है जीवनानुभव, सेकंड ऑप्शन है लोकशास्त्र, थर्ड ऑप्शन है लोक मनीषा, फोर्थ ऑप्शन है लोक मेधा। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर गद्यांश में कहीं लोकशास्त्र के बारे में बात नहीं की गई है जो कि लोकशाला में समाहित नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह हम हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।